हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, समय हो चुका है स्पेशल सेशन का। और आज के इस सेशन में क्या रहने वाला है खास, आज के सेशन में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के इस पावन पर्व पे आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, आप सभी लोगों ने अलग अलग तरह के रंगों से अपने आप को रंगा होगा। लेकिन अब जरूरत है अपनी ज़िंदगी को रंगों से रंगने की। तो इस ज़िंदगी को रंगों से रंगने के लिए इस रंग और रंगीन दिवस की ऊपर आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आया हूँ। बस हर एक प्रश्न को पढ़ना है, उसके ऑप्शंस को पढ़ना है और अपने जवाब के साथ में आप लोगों को कॉन्फिडेंट होना है। बस एक काम आज ये करेंगे कि इसमें हम आज पूरे उत्साह के साथ में पढ़ेंगे बिना पोल के, है ना, क्योंकि पोल जो है आज यूज नहीं करेंगे। रंगों वाले दिन पोल की छुट्टी है, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, सभी बच्चों को सवाल पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है मेरे साथ में और अपने जवाब को देते रहना है। तो एक बार पुनः आप सभी लोगों को विश यू ए वेरी हैप्पी होली। कलर का दिन है और कलर आपकी ज़िंदगी में भरे, ज़िंदगी आपकी रंगीन हो और आप पूरे उत्साहित मन के साथ में इस रंगों वाले दिवस में शायद आपने आनंदित मन से खुद को कॉन्फिडेंट किया होगा और आने वाले एग्ज़ाम दे के हम अपने आप को और रंगों से सराबोर करेंगे। तो शुरुआत करता हूँ सेशन के लास्ट क्वेश्चन से। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, सवाल को अच्छे से पढ़ना, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना, फिर अपना बेस्ट जवाब देते रहना, ठीक है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को मैं लेता हूँ और आपको हर एक प्रश्न पे कॉन्फिडेंट होना है, अपने आंसर को देते रहना है। हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम पल्मोनरी कार्डियक मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर डिजीज कैन कॉज। हमने यहाँ पे बोला है हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम पल्मोनरी कार्डियक मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर डिजीज कैन कॉज, ऐसा सवाल ने बोला है। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जवाब आपको देना है। और सवाल ने क्या बोला है, हाइपोवेंटिलेशन फ्रॉम पल्मोनरी कार्डियक मस्कुलोस्केलेटल और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इज कॉल्ड। समझ में आई कहानी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे जब मरीज हाइपोवेंटिलेट होगा, चाहे वो पल्मोनरी कंडीशन है, चाहे वो कार्डियक कंडीशन है, चाहे मस्कुलोस्केलेटल है, चाहे न्यूरोमस्कुलर डिजीज है, जब भी आपका मरीज हाइपोवेंटिलेट होगा तो वहाँ पे CO2 बॉडी में रिटेन करेगा, CO2 रिटेन करेगा, ऐसा मैंने यहाँ पे बोला। मरीज जब भी हाइपोवेंटिलेट होगा CO2 बॉडी में क्या करेगा, रिटेन करेगा। और बच्चों अगर बॉडी में CO2 रिटेन करेगी, समझिए मेरे कंसेप्ट को, अगर बॉडी में CO2 रिटेन करेगी तो बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ेगी और एसिडोसिस डेवलप होगा। CO2 के रिटेन होने की वजह से जो एसिडोसिस होता है उसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के नाम से जानते हैं। CO2 के रिटर्न होने से जो बॉडी में एसिडोसिस होता है, मैंने क्या बोला, मैंने उसको बोला वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो यहाँ पे मेरा कंडीशन बनेगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि CO2 बॉडी में रिटर्न हो रही है और उसकी वजह से एसिडोसिस होता है। इसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब देखो एक लिखा हुआ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर आपको ये पूछा जाए कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तब जब बॉडी में CO2 कम हो जाती है और pH जो है, याद रखना बॉडी में जो CO2 है, बॉडी में pH जो है वो ज़्यादा हो जाता है और बाइकार्बोनेट HCO3 जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ये तब होता है जब एसिड का लॉस हो जाता है, और एसिड का लॉस होता है वॉमिटिंग से। किससे होता है, वॉमिटिंग से। अगर किसी को वॉमिटिंग होती है तो एसिड का लॉस होता है, और एसिड का लॉस होता है तो बॉडी में एल्कलोसिस डेवलप हो जाती है, ठीक बात है। अगला लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अगर आपको कोई पूछे कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कब होता है सर, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस तब होता है बच्चों जब बॉडी में CO2 की मात्रा कम हो जाती है, मरीज हाइपर वेंटिलेट होता है। क्या होता है, हाइपर वेंटिलेट। और जब मरीज हाइपर वेंटिलेट होगा तो बॉडी में CO2 की मात्रा तो क्या हो जाएगी, CO2 की मात्रा तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आपका
जो है पीएच की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब हम उसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और ये कब होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब होता है जब बॉडी में पीएच जो होती है वो कम हो जाती है और बाइकार्बोनेट जो होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं। इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच कम, बाइकार्बोनेट कम। रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में CO2 कम, पीएच ज़्यादा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में पीएच ज़्यादा, बाइकार्बोनेट ज़्यादा। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में आप सभी जानते हैं कि होने का रीजन है CO2 का रिटर्न होना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोवेंटिलेट हो रहा है तो CO2 रिटर्न हो रहा है। बॉडी में जब जब CO2 रुकी है उसके साथ में H+ आयन मिलके वो H2CO3 बना है, बाइकार्बोनेट H+ आयन CO2+H2O, और ये कार्बोनिक एसिड है और इससे क्या होती है, एसिडोसिस होती है। इसको मैंने बोला रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। ये था एसिड बेस का इम्बैलेंस जो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन पैथोजन कॉजिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें से कौन से मोस्ट कॉमन पैथोजन है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारक बनते हैं, यानी कि यूटीआई कराने वाले पैथोजन कौन से। बहुत इजी सवाल है, सबको जवाब लिखना है भाई। पहला लिखा है प्रोटियस, दूसरा है ई कोलाई, तीसरा है स्यूडोमोनास, चौथा है क्लेब्सिला। 4 तरह के पैथोजन हमने यहाँ पे बोले हैं। कौन सा पैथोजन सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है। अब आपको एक बात समझनी है बच्चों, यहाँ पे मैं जब ये पूछूं कि यूटीआई कौन कराता है तो आपको पता होना चाहिए कि ई कोलाई यूटीआई कराता है। कौन कराता है, ई कोलाई यूटीआई कराता है। ये तो आप सबके जवाब एक मुश्त हो ही सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इचेरिचिया कोलाई, इचेरिचिया कोलाई। इसको मैंने ई कोलाई बोला। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराने वाले पैथोजन में इसका नंबर सबसे सुपर है। याद रखना, आज आपको बिना पोल के ही जवाब देने हैं। बिना पोल सेशन चल रहा है और आपको क्या करना है, आंसर क्वेश्चन पढ़ने हैं, ऑप्शन पढ़ने हैं, आंसर करना है और सिर्फ आंसर करना है, बातें नहीं करनी है, सिर्फ आंसर करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि होली का ये पर्व है और होली के पर्व में आपने होली तो अच्छे से खेली होगी, आपने होली का एंजॉय तो किया होगा, लेकिन पढ़ाई उससे भी ज़्यादा जरूरी है। हमारी ज़िंदगी में सफलता के रंग जरूरी है। होली के रंग अच्छे होते हैं, लगते अच्छे हैं, लेकिन जब तक ज़िंदगी सफल नहीं होती ना तब तक ये सब रंग फीके होते हैं। असली ज़िंदगी का रंग है सफलता, और ये सफलता हमारी रहेगी सरकारी नौकरी। और इस सरकारी नौकरी के चक्कर में हमने बहुत कुछ खोया है। एक सुंदर सी लाइन बोलना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि जो है, नित नुई आपतरा खरीदार बनिया बैठा हाँ, कदे कदे लागे धरती पर भार बनिया बैठा हाँ, ये नौकरी तेरे चक्कर में की तो कुछ छुटियो बेरण, गांव छोड़ शहर में किराएदार बनिया बैठा हाँ। तो इस नौकरी के चक्कर में हमने बहुत सारी होली दिवाली का खात्मा किया है बच्चों, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी है। अब इस नौकरी को पा के रहेंगे। तो ई कोलाई जब होता है वो ज़्यादा कॉमन किस्म है, यूटीआई कराता है ई कोलाई। ये ज़्यादा कॉमन यूटीआई फीमेल्स को होता है यूटीआई। और फीमेल में यूटीआई होने के 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। फीमेल में यूटीआई होने के 2 मुख्य कारण होते हैं बच्चों। आप कहोगे सर वो कौन से, तो पहला कारण होता है कि फीमेल का यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा होता है, बैक्टीरिया को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ती है तो आसानी से यूटीआई करा देता है। दूसरा, फीमेल के अंदर क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग है और जो एनल स्फिंक्टर है वो पास पास में होते हैं। एनल स्फिंक्टर ये भी बात आपको समझ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव पैथोजन जो होता है वो ई कोलाई है। इस बात को आपको समझना है और करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, बाकी सभी बातें गलत है। ब्लाइंड स्पॉट्स इन द विजुअल फील्ड इज नॉन एज, विजुअल फील्ड में ब्लाइंड स्पॉट किसको बोला जाता है। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है। ऑप्टिक काइज्मा, मैक्यूला लूटिया, स्कोटोमा और फोविया सेंट्रलिस, ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं विजुअल फील्ड में। इजी सवाल है ये भी।
सभी को जवाब देना है। ऑप्टिक काइज्मा, मैक्यूला लूटिया, स्कोटोमा और फोविया सेंट्रलिस। तो बच्चों यहाँ पे हमने बोला ब्लाइंड स्पॉट इन द विजुअल फील्ड के अंदर ब्लाइंड स्पॉट को किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी जानते हो कि ऑप्टिक काइज्मा जो होता है, ऑप्टिक काइज्मा ये तो विजुअल ट्रैक है। इसको तो मैंने क्या बोला? विजुअल ट्रैक बोला सर, विजुअल ट्रैक, इसको बोलते हैं विजुअल ट्रैक। ऑप्टिक काइज्मा इज ए विजुअल ट्रैक, ऑप्टिक काइज्मा इज ए विजुअल ट्रैक है। और याद रखना यहाँ पे मैक्यूला ल्यूटिया जवाब नहीं है और फोविया सेंट्रलिस आंसर बिल्कुल गलत है। इसको स्कोटोमा कहते हैं, स्कोटोमा। विजुअल फील्ड में ब्लाइंड स्पॉट को स्कोटोमा के नाम से जानते हैं, सी आंसर करेक्ट है। और ये यूनिलैटरल हो सकता है, ये एक आंख में हो सकता है, और ये बाइलैटरल हो सकता है, दोनों आंखों में हो सकता है। स्कोटोमा एक आंख में हो सकता है, दोनों आंख में हो सकता है। विजुअल फील्ड के अंदर बनने वाला ब्लाइंड स्पॉट स्कोटोमा के नाम से जाना जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है जो आपको जानने की जरूरत है आज यहाँ पे। कौन सी बात है सर? वो ऐसी जो हमें जानने की जरूरत है। तो आप सभी को पता है कि उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऊपर, काफी प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होली हंगामा चल रहा है। और इस होली हंगामा में 21 तारीख से ये हंगामा स्टार्ट हुआ है और ये 28 मार्च तक चलेगा। और इसमें आपको नर्सिंग के तमाम ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भारी डिस्काउंट मिला, 90% तक का डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो होली मना रहे हो लेकिन होली हंगामा ऑफर के बारे में बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप एक शानदार तैयारी करना चाहते हो तो उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत। लोकिया सिरोसा कंसिस्ट ऑफ, लोकिया सिरोसा किससे बना हुआ है, क्या कंसिस्ट करता है, क्या होता है लोकिया सिरोसा? पहला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, ल्यूकोसाइट, वुंड एक्सुडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, श्रेड ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एंड मिकोनियम, लेन्यूगो एंड वर्निक्स केशोसा। वेरी इजी। मैंने बोला लोकिया क्या है? लोकिया है फर्स्ट फोर्टनाइट सिक्रीशन, फोर्टनाइट सिक्रीशन, फर्स्ट फोर्टनाइट सिक्रीशन पर वेजाइनल, पर वेजाइनल फर्स्ट फोर्टनाइट जो सिक्रीशन होते हैं वो लोकिया कहलाता है बच्चों। ये लोकिया जो होता है 3 तरह का होता है। लोकिया 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? लोकिया 3 तरह का होता है। RSA, लोकिया रुब्रा, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा। ये 3 तरह के लोकिया होते हैं। रुब्रा को रेड लोकिया कहते हैं, सिरोसा को सीरस लोकिया कहते हैं और एल्बा को वाइट लोकिया कहते हैं, वाइट। तो रेड लोकिया, सीरस लोकिया, वाइट लोकिया। पहले 5 दिन याद रखना, शुरू के 5 दिन यानी कि 1 से लेके 5 दिन पर वेजाइनल जो सिक्रेशंस होते हैं रेड कलर के होते हैं। 6 से लेके 10 दिन सीरस कलर के होते हैं और 11 से लेके 15 दिन वाइट लोकिया होता है वहां पे। तो लोकिया रुब्रा इज रेड लोकिया, लोकिया सिरोसा इज द सीरस लोकिया और लोकिया एल्बा इज द वाइट लोकिया। पहले 5 दिन जो होता है वो रुब्रा रेड लोकिया है, 6 से 10 दिन सीरस लोकिया है और 10 से 15 दिन इसको वाइट लोकिया कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि लोकिया सिरोसा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है उससे संबंधित। तो ल्यूकोसाइट, वुंड एक्सुडेट एंड म्यूकस फॉर्म द सर्विक्स। ल्यूकोसाइट्स है, वुंड एक्सुडेट्स है एंड म्यूकस पाए जाते हैं। फिर एकदम क्लियर सिक्रेशंस आ जाते हैं जो एल्बा वाइट लोकिया कहलाता है। शुरुआत में रेडिश कलर होता है तो रेड लोकिया भी कहते हैं। अच्छा, माइक्रो जो आप श्रेड्स ऑफ फीटल में पता होना चाहिए कि लेन्यूगो जो होता है, सुनिए बच्चा ये भी इंपॉर्टेंट है। लेन्यूगो जो होता है, लेन्यूगो इनका फाइन डाउन
8 16 वीक ये डिक्रीज होता है विद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के साथ में कम होते जाते हैं। कम डाउनी हेयर। दूसरा है यहाँ पे वर्निक्स केशोसा। तो अगर मैं वर्निक्स केशोसा की बात करूं, किसकी बात करूं, वर्निक्स केशोसा। वर्निक्स केशोसा जो है ये वाइट चीजी लेयर होती है, याद रखना इसको मैं क्या बोलता हूं, वाइट चीजी लेयर, चीजी लेयर होती है। प्रेजेंट ऑन स्किन, प्रेजेंट ऑन स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न की स्किन पे पाई जाती है वाइट चीजी लेयर। और मेडअप ऑफ, ये भी क्या करती है, डिक्रीज विद मैच्योरिटी, डिक्रीज विद मैच्योरिटी, ये भी मैच्योरिटी के साथ में कम होती जाती है। वाइट चीजी लेयर जो न्यूबॉर्न की स्किन पे पाई जाती है और मैच्योरिटी के साथ में कम होती जाती है, उसको वर्निक्स केशोसा के नाम से जानते हैं। तो एक वर्ड है यहाँ पे लेन्यूगो और एक वर्ड है वर्निक्स केशोसा। यह वाइट चीजी लेयर वर्निक्स केशोसा, और लेन्यूगो जो है वो फाइन डाउनी हेयर है। गुड 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 गुड। चलिए तो आगे लेके चलूं अब आपको। लेन्यूगो हो गया, वर्निक्स केशोसा हो गया, और प्रीवियस क्वेश्चन आपका हो ही गया ल्यूकोसाइट एक्सुडेट। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, आज खुलंडी के इस दिवस पे आपको सब कुछ अपना आप ही समझ में आ रहा है कि नहीं है? आपको सिर्फ आंसर देना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, आंसर देना, क्वेश्चन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ना, आंसर देना है। और इस रंगों के दिवस पे एक संकल्प लेना है। संकल्प लेना है कि इस बार बिना नौकरी के रंग लगा रहा हूं, अगली बार मेरे रंगों में नौकरी होगी और मेरी नौकरी से खरीदा हुआ रंग होगा। ये वादा अपने माँ से, पिता से अभी कर लेना बच्चों। आप अपने परिवार के साथ में होंगे तो एक बार उनसे ये वादा कर लेना कि माँ, अगला जो रंग होगा वो मेरी नौकरी का रंग होगा, मेरी सैलरी का रंग होगा, मेरे अकाउंट का रंग होगा। पिता से कह देना, पिताश्री, अगला जो रंग होगा, अगली जो गुलंडी होगी, उस दिन मेरी नौकरी के रंग से आपको रंग लगाऊंगा। वादा रहा। उत्कर्ष की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखते हुए और इस आदमी को देखते हुए सौगंध खाता हूं कि अगली बार ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछा है। फॉर द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायोटिक हार्मोन सिक्रीशन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। सीहार्ड सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायोटिक हार्मोन की कहानी की बात हो रही है। उसके सिक्रीशन में सारी चीजें इंक्लूड है, एक को छोड़ के। कौन सी, किसको छोड़ेंगे, ऐसा सवाल ने पूछा है। डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी, डिक्रीज सीरम ऑस्मोलैलिटी, हाइपोनेट्रीमिया और हाई यूरिन सोडियम। अच्छा सवाल है, इजी सवाल है, सबके द्वारा जवाब दिया जा सकता है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। सबसे पहले सवाल को समझे, फिर आंसर को करें और अपने आंसर को सही करें। देखो, जब मैं सीआईडी की बात करता हूँ, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायोटिक हार्मोन, तो ये बीमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाले एक हार्मोन की है। अब मैं अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की बात करूं तो वहां से दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। एक हार्मोन का नाम है एडीएच और दूसरे हार्मोन का नाम है बच्चों ऑक्सीटोसिन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन का सीक्रेशन होता है, एक को एडीएच कहते हैं, दूसरा ऑक्सीटोसिन। एडीएच हार्मोन अधिक वाली बीमारी है सीआरडी। इस बीमारी में एडीएच हार्मोन का सीक्रेशन इनएप्रोप्रिएटली बहुत ज्यादा होता है, एक्सेस सीक्रेशन होता है। एडीएच जब बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा बच्चों, तो एडीएच हार्मोन की अधिकता की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी में फ्लूइड रिटेंड करेगा। जब आपके ब्लड वेसल में, ब्लड में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो इसको फ्लूइड रिटेंड होना कहता है, फ्लूइड का रिटेंशन कहलाता है। और जब फ्लूइड रिटेंड करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड रिटेंड करता है, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, इस केस में मेरा जो प्लाज्मा है और दूसरा मेरा यूरिन है, तो होगा क्या, यहाँ पे प्लाज्मा और यूरिन दो कंडीशन होती है। प्लाज्मा के अंदर तो क्या होगा, प्लाज्मा के अंदर तो होगा आपका, प्लाज्मा के अंदर तो होगा वाटर रिटेंड करेगा ना, प्लाज्मा में
प्लाज्मा में वाटर क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो प्लाज्मा जो है वो तो रहेगा आपका डाइल्यूटेड, और यूरिन जो है वो आपका रहेगा कंसंट्रेटेड, क्योंकि यूरिन कम आएगा। एडीएच हार्मोन पूरे पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है तो यूरिन कम आएगा। तो प्लाज्मा डाइल्यूटेड रहता है ना, उसकी वजह से मरीज जो है उसके प्लाज्मा में पानी ज़्यादा है और बाकी सॉल्यूट कम देखने को मिलेंगे। पानी ज़्यादा है, बाकी सब सॉल्यूट कम। यूरिन का आउटपुट कम है, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, तो ऑस्मोलैलिटी यूरिन की जो है वो कैसी होगी, बढ़ी हुई होगी। और प्लाज्मा डाइल्यूटेड है तो प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कैसी होगी, घटी हुई होगी। प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। अब यहाँ पे देखो कि SIADH के सभी सिम्टम है ए को छोड़ के। तो पहला सिम्टम लिखा हुआ है डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी। SIADH में यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि इसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज। तो ये इसका सिम्टम नहीं है, क्योंकि अगर ये इसका सिम्टम होता तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या होती, बढ़ी हुई होती। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई, यूरिन जो और ये जब ज़्यादा होता है तो ये पानी को खूब उठा लेता है, पेशाब बढ़ने ही नहीं देता है। जब यूरिन आएगा ही नहीं तो यूरिन एकदम गाढ़ा गाढ़ा कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, क्योंकि यूरिन आ ही नहीं रहा है। और जब यूरिन आ ही नहीं रहा है तो ऑस्मोलैलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ी हुई देखने को मिलती है प्लाज्मा की, यूरिन की, क्योंकि यूरिन में पानी नहीं है, यूरिन एकदम कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड यूरिन है, ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई है, ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। यूरिन कंसंट्रेटेड है, ऑस्मोलैलिटी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ए आंसर सही रहेगा। सीरम ऑस्मोलैलिटी अगर घटी हुई है, सीरम प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी घटी हुई है तो ये सही है, इसका सिम्टम है। प्लाज्मा डाइल्यूटेड होगा तो सोडियम कम देखने को मिलेगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं हम इसको, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हाई यूरिन सोडियम, यूरिन में सोडियम ज़्यादा होगा, ये बात तय है। जब यूरिन कंसंट्रेटेड होता है, पानी उठा लिया, सोडियम को धक्का दिया जा रहा है, तो यूरिन एकदम बिल्कुल ज़्यादा सोडियम वाला यूरिन होगा। ये तीन सिम्टम तो SIADH के है, लेकिन ये डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी SIADH का सिम्टम है ही नहीं। डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी SIADH का सिम्टम है ही नहीं, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई कहानी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए बनेगा, B, C और D तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न सवाल कह रहा है सेकेंड वीक द हाइपोब्लास्ट एक्सटेंड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी टू फॉर्म। बहुत अच्छा सवाल है। क्या बोला यहाँ पे, क्या बोला यहाँ पे, सेकेंड वीक हाइपोब्लास्ट एक्सटेंड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी टू फॉर्म पेरिटोनियल कैविटी, एमनियोटिक कैविटी, यॉर्क सैक और ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। सभी को जवाब देना है भाई, एक मुश्त, इजी सवाल है। सेकेंड वीक में जो हाइपोब्लास्ट एक्सटेंड होता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी टू फॉर्म, सबसे पहले क्या, ये एम्ब्रियो है, ध्यान रखना। जब हम मदर में डेवलपमेंटल स्टेज पढ़ते हैं ना तो 0 से होता है पहले हाइपोब्लास्ट कैविटी बनती है सेकेंड वीक के अंदर। जब सेकेंड वीक खत्म हो जाता है, जाइगोट का आखिरी फेज जब होता है, उस समय ये जो एम्ब्रियो बनता है, ये जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद फीटस, तो यहाँ पे एक यॉर्क सैक बनता है, पेरिटोनियल कैविटी नहीं, एमनियोटिक कैविटी नहीं, यॉर्क सैक। क्या बोलते हैं इसको, यॉर्क सैक। और ये जो यॉर्क सैक वो जगह है जहाँ से हिमेटोपोइसिस स्टार्ट होगा। एम्ब्रियोनिक पीरियड में हम कहते हैं हिमेटोपोइसिस कराने का काम कौन करता है, यॉर्क सैक। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि सेकेंड वीक में जो हाइपोब्लास्ट है एक्सटेंड इनटू द ब्लास्टोसिस कैविटी टू फॉर्म, द आंसर इज ऑलवेज यॉर्क सैक। क्या बनेगा वो, यॉर्क सैक, सी करेक्ट आंसर है। बाकी तीनों बातें गलत है। और ये तीन स्टेज आपको याद रखनी है इस कहानी के अंदर।
और यॉर्क सैक वो जगह है जहां पे क्या बनता है, हिमेटोपोइसिस होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड में। हालांकि लेटर ऑन लाइफ में, फीटल पीरियड में यही हिमेटोपोइसिस लिवर और स्प्लीन में होने लगता है, क्योंकि जो आपकी स्टेम सेल है वो शिफ्ट हो जाती है यॉर्क सैक से लिवर और स्प्लीन में। और लेटर ऑन लाइफ में यही हिमेटोपोइसिस जो होता है एक एडल्ट में लॉन्ग बोन में होने लग जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट आर द टाइप ऑफ रोलर बैंडेज? फिगर ऑफ 8 स्पाइरल, रिवर्स स्पाइरल स्पाइका, सिंपल स्पाइरल डाइवर्जेंट और रिवर्स स्पाइरल डाइवर्जेंट स्पाइका। फिगर ऑफ 8 और सिंपल स्पाइरल के नाम से हमने यहाँ पे जाना, और आपको बड़ा सिंपल सा इजी वे में जवाब देना है कि फिगर ऑफ 8 जो है उसको लेके आपको जवाब करना है। पहला लिखा है फिगर ऑफ रोलर बैंडेज, तो फिगर ऑफ 8 तो रहेगा इसके अंदर, स्पाइरल भी रहेगा है, फिगर ऑफ 8 रहेगा और स्पाइरल भी रहेगा। लेकिन बेसिकली अगर आप रोलर बैंडेज की बात करो, रोल होगी तो रिवर्स स्पाइरल होगा, स्पाइरल नहीं होगा, स्पाइरल नहीं होगा, रिवर्स स्पाइरल होगा, ये सही है। फिगर ऑफ 8 और रिवर्स स्पाइरल, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में सिंपल स्पाइरल नहीं है, हमने सिंपल स्पाइरल भी है, तीनों अलग अलग ऑप्शन में है, तो तीनों को एक ऑप्शन में कर दो भाई है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीन अलग अलग ऑप्शन में। रिवर्स स्पाइरल, डाइवर्जेंट स्पाइका, फिगर ऑफ 8 और सिंपल स्पाइरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी, जो रोलर बैंडेज रिवर्स स्पाइरल फॉर्म, डाइवर्जेंट स्पाइका फॉर्म में आती है, फिगर ऑफ 8 तो डी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत है, याद रह जाएगा, आसान है। अगला प्रश्न, थोड़े होली वाले प्रश्न है, थोड़े यूपी यूएमएस स्पेशल प्रश्न है, तो जो हमारे यूपी यूएमएस के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा रिवीजन, अच्छे टॉपिक्स है, अच्छी बातें हैं, सीधा सीधा मामला बनने की संभावना है। तो मैं कहता हूं कि हमेशा एग्जाम से पहले जो कंटेंट मैं सोचता हूं थोड़ा सा कि आपको उस कंटेंट के साथ में थोड़ा सा गंभीर होना है और अच्छे से उनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत मदद कर सकता है। और मैं ये कहता हूँ कि कई बार ये सरकारी नौकरी दिला देता है सिंपल सटाक से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा यूजिंग द यूज ऑफ फॉलोइंग रीजन, एनिमा लगाना टू रिड्यूस द यूज ऑफ लेबर ऑगमेंटेशन इज नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्यों, क्या रीजन है इसके पे, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। बताओ क्या रीजन है भाई। आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो एनिमा टू रिड्यूस द यूज ऑफ लेबर ऑगमेंटेशन इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग रीजन। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम उसको एनिमा को यूज नहीं करते हैं, तो सारे कारण दिए हुए, इन 4 में से 3 कारण तो है, एक कारण नहीं है। कौन सा कारण नहीं है उसके बारे में बताना है। सवाल में 2 नहीं है, ध्यान रखना, नॉट भी है और एक्सेप्ट भी है। तो कौन रिड्यूस द यूज ऑफ लेबर ऑगमेंटेशन इज नॉट रिकमेंडेड, एनिमा रिकमेंडेड नहीं किया जाता है क्योंकि ये कारण है, लेकिन ये नहीं है, वो कौन सा कारण नहीं है वो बताना है। पहला है द रूट यूज ऑफ एनिमा हैज नाइदर बीन शोन टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ लेबर नॉर इम्प्रूव आउटकम। सही है, एनिमा ना तो लेबर की ड्यूरेशन कम करता है ना कोई आउटकम के लिए जिम्मेदार, बात सही है, इसलिए एनिमा यूज नहीं करते। एनिमा कैन नेगेटिव क्लिनिकल आउटकम, एनिमा नेगेटिव प्रश्न स्वास्थ्य से पढ़े ऑप्शन
अगला सवाल है बच्चों, टिटनेस के बारे में सभी बातें सत्य है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट टिटनेस आर ट्रू। टिटनेस के बारे में जितनी भी बातें लिखी हुई है यहाँ नीचे वो सभी बातें सही है, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक बात सही नहीं है, बाकी सभी बातें सत्य है। तो आपको ये बताना है कि कौन कौन सी बातें सत्य है और कौन सी बात टिटनेस को लेके यहाँ पे असत्य बोली गई है। पहला है कैनॉट बी इरेडिकेटेड। टिटनेस को इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। समझ गए बात को, क्या बोलना चाह रहे हैं कि सारी बातें सही है टिटनेस को लेके, एक सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है ये आपको बतानी है। और पहली बात बोली जा रही है कि इसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात बोली जा रही है टिटनेस प्रोटेक्शन इज फॉर 5 ईयर इफ प्रीवियसली इम्यूनाइज्ड। अगर बच्चा पहले से इम्यूनाइज्ड है तो टिटनेस का प्रिवेंशन 5 साल के लिए होता है। अगला है एलिमिनेशन इज लेस देन 1 केस पर 1000 लाइव बर्थ। और चौथा हर्ड इम्यूनिटी इज प्रेजेंट। आसान सवाल है, हमने कई बार ऐसा पढ़ा है। सभी के अगेंस्ट हर्ड इम्यूनिटी बनती है, टिटनेस के अगेंस्ट नहीं बनती है। तो बाकी बातें तो सही है टिटनेस को लेके, लेकिन ये बात सही नहीं है कि टिटनेस में हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। ये खोटी बात है, गलत बात है। हर्ड इम्यूनिटी प्रेजेंट वाली जो बात है वो सही नहीं है, बाकी तीनों बातें सही है। इसलिए करेक्ट आंसर डी है, बाकी तीनों आंसर गलत है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला, इन्वेजन ऑफ ससेप्टिबल होस्ट बाय ए पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन डिजीज इज टर्म्ड एज। ये एक इजी सवाल है। इस सवाल ने बोला है इन्वेजन ऑफ ससेप्टिबल होस्ट बाय ए पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ससेप्टिबल होस्ट को किसी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब इन्वेजन किया जाता है जिसके रिजल्टेंट एक बीमारी होती है, उन बीमारियों को हम क्या कहते हैं। बड़ा आसान और इजी सा सवाल है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो किसी ससेप्टिबल होस्ट के अंदर एंटर करता है, इन्वेजन करता है उसको, तो जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं, जो डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं, कोलोनाइजेशन, इन्फेक्शन या इम्यूनिटी। इजी सवाल है ना। एक एंटीजन है, बाहर से उड़ता उड़ता आया, आपकी बॉडी में घुस गया और उसने आपकी बॉडी में क्या कर दिया, बीमारी कर दिया। ये क्या कहलाता है, इन्फेक्शन माय डियर फ्रेंड। इन्फेक्शन, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, इन्फेक्शन ही होगा ये, क्योंकि वो आया और आके आपकी बॉडी में घुसा, बीमारी कर दिया, आपको इन्फेक्शन हो गया। हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया, ये आपको इन्फेक्शन हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उड़ता उड़ता, बहती हवा सा था वो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो, कहाँ से आया वो और हमारी बॉडी में घुसा वो। और जब हमारी बॉडी में घुसा तो उसने क्या किया, इन्फेक्शन। कोलोनाइजेशन गलत है, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं कहते इसको। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी हमारा बॉडी का डिफेंस है। जब इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, मेरी बॉडी में एंटर हुआ और एंटर होने के बाद में उसने क्या किया, मेरी बॉडी ने उसके खिलाफ एक्शन दिया और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। इसको मैं इम्यूनिटी के नाम से जानता हूँ। तो इम्यूनिटी मेरी बॉडी का डिफेंस है। इम्यूनिटी इज द डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो डिफेंस है बच्चों, उसको हम इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो इम्यूनिटी इज द डिफेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये बात आपको ध्यान रहे। क्लियर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इन्फेक्शन रहेगा। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट, इसको बोलते हैं डीएसटी। डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट जो होता है इज यूज्ड टू डायग्नोस डिप्रेशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट। डिप्रेशन अगर किसी मरीज को होता है तो उसके डायग्नोसिस में डेक्सामेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइड दवाई है, उसको काम में लेके सप्रेशन टेस्ट के रूप में काम में लिया जाता है। तो इस सवाल ने पूछा है कि जब आप डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट काम में लेते हो डिप्रेशन को डायग्नोस करने में, तो कौन सा कंसेप्ट है इस बात के पीछे। पहला है डेक्सामेथासोन इज स्टेरॉइड, सही बात है। एग्जिट हाइपर सिक्रेशन ऑफ
डेक्सा मेथाजोन, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम। दिस इज आल्सो यूज इन कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम। इसको हम कुशिंग डिजीज एंड कुशिंग सिंड्रोम में काम में लेते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में किसको? डेक्सामेथाजोन सप्रेशन टेस्ट को। ये भी कहानी आपको याद रखनी है बच्चों। अगला प्रश्न, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर ए पर्सन हु हैज बीन बीटन बाय ए डॉग इन्वॉल्व। आप गली से जा रहे थे, होली है भाई होली है ऐसा कर रहे थे, और कुत्ता भाई साहब आपके पीछे, आप आगे और कुत्ता पीछे। फर्स्ट एड क्या रहेगा? और आपको जगह जगह से काटना, आप कहां से काटा, जहां कुत्ते ने काटा उसके ऊपर वाले हिस्से में टूर्निकेट बांध देंगे। कुत्ता काटा है साफ, आप ऑप्शन तो क्या हो गया आपका? अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए जब आपको किसी कुत्ते ने काटा है और आपका पहला फर्स्ट एड मैनेजमेंट आपको करना है, तो आप क्या सोचते हो, आप क्या फर्स्ट एड मैनेजमेंट दोगे? क्लीनिंग द वुंड विद सोप एंड वाटर। ठीक है, ये बात समझ में आई है, ये बात क्या होगा? हमारा फर्स्ट एड होगा, हम क्लीन करेंगे किसको? वुंड को। किसके साथ में? सॉप एंड वाटर से। सॉप एंड वाटर से पूरे वुंड को क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर बी रहेगा। ए, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। हमेशा देखना, डॉग बाइट जब भी होता है बहते हुए पानी में साबुन से घाव को बढ़िया धोना है। रेबीज के वायरस क्लीन हो जाते हैं और इससे आपको रेबीज होने का खतरा टल जाता है, नहीं तो फिर हाइड्रोफोबिया होगा। और जहाँ पे भी पानी देखोगे पानी 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 करते ही आप डरोगे। हाइड्रोफोबिया कहते हैं डॉग बाइट को, रेबीज। सैली वाज एक्सपीरियंस ग्रिप फॉलोड बाय डेथ ऑफ हर हस्बैंड। द नर्स कैन हेल्प दिस पेशेंट टू सेट विच ऑफ द फॉलोइंग एज शॉर्ट टर्म गोल। सैली ग्रिप के अंदर है, सैली दुख के अंदर है। दुखों के पहाड़ सैली के ऊपर टूट पड़े हैं क्योंकि पतिदेव की मृत्यु सारे गोल है कि मरीज जो है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें, अपने जॉब पे जाएं, अपने फ्यूचर के बारे में बात करें, पेरेंट्स के साथ में रहने का डिसीजन लें। ये सब गोल में की डेथ हो गई है, तो कौन सा इनमें से शॉर्ट टर्म गोल है? शॉर्ट टर्म गोल है उसकी अभी तुरंत वाली फीलिंग्स क्या है। ठीक है, जॉब पे जाना होगा, पिताजी के पास घर परिवार में जाना होगा, या उसका फ्यूचर क्या रहेगा, ये भी डिसीजन होंगे। लेकिन एट प्रेजेंट तो उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। हम पेशेंट की फीलिंग्स जो है, लॉस हुआ है उसको बहुत बड़ा, हस्बैंड का लॉस हुआ है, तो उसकी फीलिंग एक्सप्रेस, वो अभी काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी है। ग्रिप रिएक्शन कहते हैं कि सबसे पहले उसकी फीलिंग्स जो है उनको एक्सप्रेस करना है। ये शॉर्ट टर्म गोल है हमारा। लेटर ऑन बाकी सभी मुद्दों पे बात होगी,
लेकिन एट प्रेजेंट तो उसकी फीलिंग इज इम्पोर्टेंट, वो पहली प्रायोरिटी पे होगी फीलिंग। ठीक है बच्चों, तो ए करेक्ट आंसर है, बाकी सभी गलत स्टेटमेंट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सवाल ये भी इंटरेस्टिंग है, सवाल ये भी मजेदार है, सभी को पढ़ना है और अपना जवाब देना है। एक मरीज एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में विद द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर विद ए करंट एपिसोड ऑफ मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज एप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट। एप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, सवाल थोड़ा बड़ा है, समझने का प्रयत्न करना। मरीज एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, डायग्नोसिस है बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर और करंट एपिसोड उसको मैनिया का विदाउट साइकोटिक सिम्टम है। करेक्ट उसका जो है मैनिक एपिसोड है या साइकोटिक सिम्टम के, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस आपका एप्रोप्रिएट रहेगा इस मरीज में, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर लिखिएगा। अब पहला क्या जाता है, नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, दूसरा है रिस्क फॉर वियोलेंस अदर डायरेक्टेड रिलेटेड टू फूड इंपल्स कंट्रोल, अगला है सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू द एलिवेटेड मूड और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न रिलेटेड टू द हाइपर एक्टिविटी। चार बातें यहाँ पे लिखी। इस सवाल ने बोला है कि डायग्नोस हुआ है बाइपोलर अफेक्ट डिसऑर्डर विद ए करंट एपिसोड ऑफ मैनिया। दो बातें हैं यहाँ पे, बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज है और अभी मैनिक एपिसोड में। तो जब मरीज मैनिक एपिसोड में होता है तो उसका बिहेवियर हाइपर रहता है। हाइपर कैसा बिहेवियर होता है, हाइपर। Whenever the client is with manic episode, it always seems hyperactive, hyper behavior। तो अगर मरीज का बिहेवियर हाइपर है तो आपका पहला एक्शन क्या होगा, नॉलेज डेफिसिट नहीं, अभी तो वो है किसके रिस्क पे, डायरेक्टेड कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस कोई है मैनिक एपिसोड, ऑलवेज क्लाइंट हो चुका है। अगला प्रश्न समझ में आ रही है कहानी, इजी है ना, ऐसा तो नहीं है सर होली वाले दिन आप तो हमें कुछ ज्यादा परेशान कर रहे हो, हैं हमारे तो मामला गंभीर हो गया है, जेब में न गांधी है और मन में आंधी आंधी है। तो आंधी रहेगी तो मामला बनेगा, ये बाहर होली वाला मामला है, अंदर आंधी चल रही है, विचारों की आंधी। मुझे अच्छे से पता है जब तक सरकारी नौकरी नहीं होते ना तब विचार बहुत गंभीरता से चलते हैं, अंदर एक भूचाल आया हुआ ही रहता है अंदर, है कि नहीं है। तो इसके लिए सरकारी नौकरी बच्चों बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारे लिए, इस बात का ध्यान रखना। बेसिक एमाइनो एसिड आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन। कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, इनमें से कौन सा बेसिक अमीनो एसिड है, सारे हैं एक को छोड़ के, तो छोड़ोगे किसको और पकड़ोगे किसको, इंटरेस्टिंग है। लाइसिन, प्रोलिन और हिस्टिडीन। होली तो आपने खेल ली है, लेकिन उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होली हंगामा चल रहा है। आप सबको ज्ञात रहे 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक उत्कर्ष के तमाम ऑनलाइन नर्सिंग कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है 90% तक का डिस्काउंट और साथ में आपको मिल रहा है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। कहाँ पे, होली हंगामा ऑफर में। तो आज ही उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ये होली हंगामा ऑफर जो है इसका आप फायदा उठा सकते हो। याद रहे 28 तारीख इसकी आखिरी डेट है, उससे पहले आप फायदा उठा सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हो। इस सवाल ने आपको बोला कि बेसिक अमीनो एसिड है सारे के सारे, एक नहीं है। अब कौन सा नहीं है ये आपको बता देना है। पहला है लाइसिन, आर्जिनिन, प्रोलिन और हिस्टिडीन। तो आप सभी को पता है एसेंशियल अमीनो एसिड में टीटी ऑल सारे मतलब फेनिलएलानिन है, प्रोलिन नहीं है।
ये एसेंशियल 10 अमीनो एसिड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और M, TT ऑल में, TT HALL ऑल में, यहाँ पे M भी आता है, फिर VIP एक M और होता है। तो ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल स्टेप व्हेन इंसर्टिंग एन इंडवेलिंग कैथेटर इनटू द मेल पेशेंट। मेल पेशेंट में जब हम इंडवेलिंग कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो सबसे क्रिटिकल क्या रहेगा स्टेप? एडवांस द कैथेटर, with sterile saline, secure the catheter drainage tubing to the back seat। सबसे कौन सा है? तो इंडवेलिंग, तो सबसे क्रिटिकल समझते हो, थोड़ा मुश्किल स्टेप कौन सा है कैथेटर डालते समय मेल में? पहला लिखा है एडवांस द कैथेटर अंटिल यूरिन फ्लो देन इंसर्ट इट 14 इंच मोर। एडवांस द कैथेटर टू द बाइफर्केशन ऑफ द ड्रेनेज एंड बैलून पोर्ट। यस, ये सबसे क्रिटिकल है। जब आप एडवांस करते हो कैथेटर को टू द बाइफर्केशन ऑफ द ड्रेनेज एंड बैलून पोर्ट, यहाँ तक पहुँच गया, ड्रेनेज बैलून पोर्ट का बाइफर्केशन ना, वहाँ तक कैथेटर डाल देते अपन पूरा, है ना। अब इससे आगे थोड़ी भेजना है, ये क्रिटिकल है, यही रोकना है ना। इससे आगे अगर आप डाल रहे हो तो ये मामला गंभीर है, क्योंकि पूरा कैथेटर अंदर थोड़ी घुसाना है, वो बाहर रखना ना भाई, फिर बैलून फुलाना है। तो हम कैथेटर जब डालते हैं ना, यूरिन आ गया उसके बाद में 14 इंच डालेंगे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ डाला वहाँ तक, फिर उसको फुला दिया, फिर थोड़ा बैक ले लो, बैलून अपना बाहर नहीं आने देगा उसको। दैट इज़ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो ये क्रिटिकल तरीका ये है। स्लोली इन्फ्लेट द कैथेटर बैलून विद स्टाइल वाटर, ये बाद की बातें हैं। सिक्योर द कैथेटर ड्रेनेज ट्यूबिंग बेड सीट, ये गलत स्टेटमेंट है सारे। सही कौन सा है? एडवांस करेंगे कैथेटर को टू द बाइफर्केशन ऑफ द ड्रेनेज एंड बैलून पोर्ट, ड्रेनेज और बैलून पोर्ट के बाइफर्केशन तक उसको डालेंगे, फिर यूरिन आएगा, फिर उसको पोर्ट को फुलाएंगे। तो ये तरीका जो है मेल के अंदर रहेगा। अगला प्रश्न समझ गए ना? कैथेटर डालने की स्टाइल की बात हो रही है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। और कैथेटर कहाँ तक इंसर्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन स्काल्प इंजुरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड? इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान, इंट्रापार्टम मतलब बर्थ प्रोसेस के दौरान कौन सी इंजुरी, स्काल्प में इंजुरी की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है? एक तो होती है एंटीपार्टम, एक है इंट्रापार्टम और एक है पोस्टपार्टम। तो जो इंट्रापार्टम पीरियड है, जब बच्चा बर्थ हो रहा होता है, उस समय कौन सी, किसकी वजह से, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन स्काल्प इंजुरी हो जाती है ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड? इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान स्काल्प इंजुरी, पहला लिखा है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस एंड कॉर्डोसेंटेसिस, कलेक्शन ऑफ फीटल स्काल्प ब्लड और मल्टीपल गैस। अच्छा सवाल है जो आप सबको देना है, और जो आप अपनी सफलता के लिए देना है। वो एक इम्पोर्टेंट बात है कि ज़िंदगी में सफलता किसको कहते हैं? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ? व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ? तो एक आदमी सब्जी खरीदने जाता है और सब्जी वाले को कहता है भैया भिंडी कैसे दी? तो सब्जी वाले भैया कहता है कि भिंडी 20 रुपये किलो है। तो बोले क्या भैया इतना महंगा देते हो? बोले भिंडी महंगी नहीं है, तुम गरीब हो। भैया ने क्या बोला? भिंडी महंगी नहीं है, तुम गरीब हो। अरे भाई 20 रुपये की में भी चीज़ आपको महंगी लग रही है, ये साइन है असफलता का। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना इस बात को। मेरा मानना ऐसा है कि ज़िंदगी में इतना सफल हो जाओ या आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो जाओ आप कि आपको ये छोटी मोटी चीज़ें तो महंगी ना लगे, है ना। सफलता एक का एक मंत्र ये भी है। और जितनी आपकी उम्र है उससे ज़्यादा आपकी सैलरी तो होनी चाहिए, ये और ज़्यादा मतलब डबल होनी चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना, पर ज़्यादा तो होनी चाहिए। ये भी सफलता का मापदंड। अब आप 30 साल के और 5,000 की नौकरी करते हो तो यह सफलता की कहानी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत अगर बच्चों के करोगे, आज इस पावन पर्व पे मैं आपको एक खास राय देने वाला हूँ कि मेहनत अगर दिल से करोगे तो परिणाम जरूर मिलते हैं। सफल वही बंदा होता है जिसने बड़ी ईमानदारी से मेहनत की
और उस मेहनत का रिजल्ट उसको जरूर मिलता है, ये बात तय है। लेकिन रिजल्ट कब मिलता है? जब उसके मेहनत में वो दम है, मेहनत में वो डेडिकेशन था। क्योंकि कर्म ही तो आपको सफल बनाते हैं, और कौन बनाता है। और कर्म आपके अच्छे हो तो सफलता आपको ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है। तो सफलता ज़बरदस्त मिले इसके लिए कर्म ज़बरदस्त करो, और कर्म ऐसे करो कि दुनिया हाथों तले अंगुली दबाई कि ओ भाई व्हाट हैपनिंग, ये क्या किया रसगुल्ले ने, छप्पर फाड़ दिया। तो ऐसे आपके कर्म होने चाहिए, उसी दिशा और दशा में आपको काम करना है कि नहीं? तो मेहनत जम के करो, एक संकल्पित मन के साथ में करो। इस नए साल में, इस नए पर्व में, साल भी लगभग नया ही है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, मार्च अभी चल रहा है। तो आपको एक संकल्पित मन के साथ में इस नए पर्व में आज रंग लगाते हुए, तिलक लगाते हुए संकल्प लेना है कि मैं सौगंध खाता हूँ कि रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा, 6 बजे नॉर्थ साइड सीरीज़ की हमारी क्लास होती है, वो पूरी ईमानदारी से देखूँगा, और शाम को 7 से 8 वाली जो क्लास है उसको भी पूर्ण शिद्दत से देखूँगा। हर दिन अपने नोट्स बनाऊँगा, हर दिन अपने डाउट क्लियर करूँगा, हर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ूँगा, हर एक क्वेश्चन पे काम करूँगा। तो ऐसा होगा कि एक दिन मैं सफलता के अलग पड़ाव पे होऊंगा, और मैं भी उस दिन सफल कहलाऊंगा, है कि नहीं? तो इसी आशीष के साथ में जो है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन स्काल्प इंजुरी ड्यूरिंग द इंट्रापार्टम पीरियड। इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान अगर स्काल्प की इंजुरी होती है तो जो स्काल्प वाला एरिया है वहाँ पे आप सभी को पता है कि हिमेटोमा बनेगा, ब्लड पूरा का पूरा इकट्ठा हो जाएगा, है कि नहीं? कॉर्निक जो गलत है करेंगे, ये भी गलत। गलत। क्या कलेक्शन होता है वहां पे? कलेक्शन होता है फीटल स्काल्प ब्लड का कलेक्शन होता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जहाँ स्काल्प पे इंजरी हुई ना, वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी बातें गलत है। स्काल्प इंजरी के केस में इंट्रापार्टम पीरियड के दौरान की बातें की है हमने। क्लियर है? तो आई होप आप सभी लोगों ने इस आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। आज के सेशन, आज होली का पवित्र त्यौहार है और क्लास कंटिन्यू उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप एंजॉय कर ही रहे हो। और मैं एक खास इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे ही देता हूँ, जो मैंने अभी भी बताया आपको। 21 तारीख से लेकर 28 मार्च तक उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है होली हंगामा। और ये जो होली हंगामा है ना बच्चों, सुनो रे लालो, ये जो होली हंगामा है, इस होली हंगामा के अंदर उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको उत्कर्ष के नर्सिंग के तमाम ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 90% तक का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो आप इंतजार ना करें और उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इस शानदार ऑफर के साथ में अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, आने वाले एग्जाम की पूर्ण तैयारी करें। आप खुद महसूस करेंगे कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज के इस सेशन को मैं यही विराम दूंगा। कल सुबह 6 बजे फिर से मुलाकात होगी आप सभी रसगुल्लों से। पढ़ते रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और होली के इस पावन पर्व पे आपके और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बस मैं इस परिवार में और खुशियों के रंग जोड़ूं तो वो आपकी नौकरी के रंग होंगे, ये मेरा प्रयास है। और ये प्रयास हर दिन चलेगा, सुबह 6 बजे, शाम को 7 बजे। और ये प्रयास हम इस पर्पस से कर रहे हैं बच्चों कि आप लोगों को आने वाले वक्त में इतना कॉन्फिडेंट करें कि आप अपने ज़िंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच जाओ जहां पे लोग सपना देखते हैं और आप उसको हकीकत करके दिखाओ। फिर आपकी वो एक अलग लेवल होगा, अलग लेवल पे होंगे आप खुद, और वो आपका अलग लेवल जो है देश और दुनिया को आपके सामने झुकने के लिए और सजदा करने के लिए मजबूर कर देगा। तो बस इसी दुआ और आशीर्वाद के साथ में भगवान रामचंद्र से ये आज अरदास करेंगे कि हमारे हर रसगुल्ले के ज़िंदगी में वो नौकरी वाला रंग घोल दे प्रभु, और उस नौकरी वाले रंग से अगले होली ये अपनी सैलरी का रंग लगाएगा सबके। ये भगवान रामचंद्र से आज हम अरदास करेंगे और डेफिनेटली और हम सारे सपने पूरे करेंगे जिसका सपना हमारी माँ ने देखा था, और उनसे हमने वादा भी किया है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा रसगुल्ला दिखलाएगा। तो विश यू वेरी हैप्पी होली। देता हूँ सेशन को विराम अपनी सुंदर सी लाइन के साथ में कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता,
जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। और सौगंध महादेव की, हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज मैं कोई प्रश्न नहीं दे रहा हूं, आपको सभी को हैप्पी होली लिखना है वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में, और देखता हूं कितने ज्यादा हैप्पी होली लिखते हैं आप। ठीक है, फिर मिलते हैं कल सुबह ठीक 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।